आगे बढ़ाते हैं और देखिए छोटे से फैक्ट्स कुछ और दिए हैं, जैसे कि यहां पर दिया हुआ है आपके 1 जनवरी 2019 से, याद रखना इसको, 1 जनवरी 2019 से जो नया राज्य बना था तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। तो अब यहां पर हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं। 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश के लिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन दोनों के लिए अलग अलग उच्च न्यायालय की व्यवस्था हुई। तो आपको दोनों याद रखने हैं। आंध्र प्रदेश का जो हाईकोर्ट है वो है अमरावती में। अब कई बच्चे अमरावती स्कूल से भी होंगे, अब वो महाराष्ट्र वाला अमरावती नहीं गई, ये आंध्र प्रदेश वाला ना। तेलंगाना के अंदर जो है वो हैदराबाद के अंदर हाईकोर्ट है। तो अगर हैदराबाद हाईकोर्ट की बात आए तो आपको उसको ये समझना है कि वो तेलंगाना स्टेट का है, अमरावती हाईकोर्ट है वो आंध्र प्रदेश का है। एक तो ये फैक्ट है 1 जनवरी 2019 से। आपको पता है तेलंगाना जो नया राज्य बना था उस वक्त, तो उसके बाद में ये प्रॉब्लम चल रही थी कि इसका हाईकोर्ट कहां पे रखा जाए। तो तेलंगाना, चूंकि हैदराबाद तेलंगाना के हिस्से आया था, तो वहां पर उसकी जो राजधानी है अमरावती आंध्र प्रदेश की, वहां पर हाईकोर्ट स्थापित किया गया। उसके बाद में हम बात करते हैं अपीलीय व्यवस्था की। अपील क्या होती है? यदि आप जिला अदालत के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। हमने 3 लेयर पढ़ी थी। अगर आप उच्च न्यायालय से संतुष्ट नहीं है तो आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन आपको सर्वोच्च न्यायालय के जो डिसीजन है उनको मानना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं अपीली व्यवस्था। अपीली व्यवस्था यही है, अधीनस्थ न्यायालय से, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय या निर्णयों के विरुद्ध ऊपर के न्यायालय, यानी इनके जो ऊपर हैं, ऊपर के न्यायालयों में, ऊपर के न्यायालयों में अपील करना, इसको हम अपीली व्यवस्था कहते हैं। ये अधीनस्थ न्यायालयों से जो ऊपर के न्यायालय, जैसे मान लीजिए जिला अदालत थी, अगर आप जिला अदालत के निर्णय से संतुष्ट नहीं हुए तो आपको जाना पड़ेगा उच्च न्यायालय में। अगर आप उच्च न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं हुए तो आपको जाना पड़ेगा सर्वोच्च न्यायालय में, और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय जो है वो भारत में, ये सर्वोच्च न्यायालय भारत में अंतिम अपीलीय न्यायालय है। यहां पर ये फैक्ट निकलता है, याद रखना। अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय। याद रखना, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है वो लास्ट सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है भारत का। उसके बाद में आप अपील नहीं कर सकते। लेकिन अगर जिला अदालत से संतुष्ट नहीं है तो उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में। इसलिए कहा कि अपीलीय, और इसीलिए भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है उसको एकीकृत न्यायिक व्यवस्था कहा जाता है। इसकी 3 लेयर है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं यहां पे रिपीट कर रहा हूं थोड़ा सा। तो ये उच्च न्यायालय जो है, अब भारत में टोटल उच्च न्यायालय है कितने, तो आपको याद रखना, अभी ये फिगर याद रखना है। भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है। प्रेजेंट, वर्तमान में 25 हाई कोर्ट्स। ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में, उच्च न्यायालय 25। अब आप कहोगे सर इसमें न्यायाधीश की संख्या बताओ, आपने वहां तो बता दी, फट से 34 थे, 1 + 33। यहां पर अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग है। मान लीजिए इलाहाबाद हाईकोर्ट है, उत्तर प्रदेश, बहुत ज्यादा जनसंख्या ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा है, मुकदमे ज्यादा आते हैं, तो उसके हिसाब से जो है वहां पे जजेस की संख्या है। तो ये सारी चीजें हैं, राज्यों में अदालतों में जजों की जो संख्या है वो उसके हिसाब से तय होती है, उसमें समानता नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो वही है 34। आप जिस स्टेट के हैं उस स्टेट के मुख्य न्यायाधीश का नाम पता करना, यह आपके लिए काम दे रहा हूं। सर्च मारना, थोड़ा सा इंटरनेट को खंगालना। मान लीजिए आप गुजरात के बच्चे हैं या गुजरात के स्टूडेंट हैं, गुजरात में पढ़ते हैं, गुजरात में रहते हैं, तो आपको चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट, इस तरह से, या गांधीनगर हाई कोर्ट, जो भी है आपके, उसका आपको पता करना है। और ये पता रखना है कि हाँ हमारे मुख्य न्यायाधीश ये हैं। मैंने आपको वो तो बता दिया था, शरद अरविंद जी जो है ना, बोबड़े साहब, वो मुख्य न्यायमूर्ति भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई है। लेकिन राज्य का, आपके राज्य का कौन है वो आपको पता है। अब यहां पे देखिए, यहां पर आपको 2 चीजें पता रखनी है।
ये 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश के लिए अमरावती हाई कोर्ट, तेलंगाना के लिए हैदराबाद हाई कोर्ट। फिर अपीली व्यवस्था क्या होती है कि अगर आप निचली अदालत से संतुष्ट नहीं तो आपको ऊपर की अदालत में जाना है। ऊपर की अदालत में मैंने यहाँ पे देखो 3 लेयर बताई थी आपको, लेकिन सीधा प्रश्न आता है भारत का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय कौन सा, भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? वो है सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद में अपील नहीं होगी। हाई कोर्ट में इतना ही था, आपके इतना ही दिया है। भारत में आप वर्तमान में कितना हाई कोर्ट है? 25। तो उसके बाद में जिला अदालतें आती है, उसके अंदर इसमें ज्यादा दिया नहीं आपके सिलेबस में। अब हम अगला जो टॉपिक लेंगे वो टॉपिक है अपीलीय व्यवस्था। अपील कैसे की जाती है उसको हम एक केस स्टडी से समझेंगे। लिखिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपीलीय व्यवस्था को समझते हैं, कैसे अपील की जाती है। यहां पर एक केस स्टडी दी है, उस केस का नाम है राज्य बनाम मतलब वर्सेज, है ना, किसके विरुद्ध थे? राज्य स्टेट के, और राज्य बनाम लक्ष्मण कुमार तथा अन्य। एक तरफ लक्ष्मण कुमार और उसके रिश्तेदार थे, अन्य थे, और एक तरफ स्टेट था। ये केस है, ये आपको ध्यान में। मैं अगर प्रश्न पूछूंगा, अगर मुझे मौका दिया जाए प्रश्न पूछने का, तो मैं कहूंगा कि अपीलीय व्यवस्था क्या होती है? राज्य बनाम लक्ष्मण कुमार और अन्य के केस या मामले के द्वारा आप ये सिद्ध कीजिए, आप बताइए, स्पष्ट कीजिए। अपीलीय व्यवस्था इस केस से हम समझेंगे। तो ये देखिए फरवरी 1980 के अंदर, फरवरी 1980 में एक लड़की है सुधा, उस सुधा की शादी होती है। फरवरी 1980 में सुधा की शादी होती है, और सुधा की शादी किसके साथ होती है? लक्ष्मण कुमार से होती है। याद रखना, सुधा की शादी किससे होती है? लक्ष्मण कुमार से होती है। फरवरी 1980 में सुधा की शादी होती है लक्ष्मण कुमार के साथ में, लेकिन 2 दिसंबर 1980 को ही, कुछ ज्यादा समय नहीं होता है शादी को, 2 दिसंबर 1980 को सुधा की मौत हो जाती है, और मौत का कारण बताया जाता है जलना। सुधा की मौत हो जाती है, और मौत किससे होती है? जलने से मौत हो जाती है। ठीक है, अब मौत होती है तो जो सुधा के परिजन है, जो मायके वाले, सुधा के मायके वाले ये कहते हैं कि हमारी बेटी को जलाया गया है, वो मरी नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि जिला अदालत में केस करते हैं, जिला अदालत में मुकदमा दायर करते हैं। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, जिला अदालत से। जिला अदालत में ये लोग केस दायर करते हैं किसके खिलाफ? एक तो इसका पति जो है वो लक्ष्मण कुमार, किसका पति? सुधा का पति लक्ष्मण कुमार। सुधा की जो सास थी कभी बहू थी, पहले सीरियल आता था बहुत सारा ना, हाँ, वो एक होती है सांस, ये सांस, लेकिन हाँ ये सास बड़ी खतरनाक प्राणी होती है। मजाक कर रहा हूं। पति लक्ष्मण कुमार, सास शकुंतला, लक्ष्मण कुमार, सास शकुंतला, और इसका जो जेठ था, जेठ जिसका नाम था सुभाष चंद्र या सुभाष, इन तीनों के खिलाफ, या सुभाष कुमार जो भी कह सकते हैं आप, पति लक्ष्मण कुमार, सास शकुंतला और जेठ सुभाष के खिलाफ केस दायर होता है। कहां पे होता है बेटा? जिला अदालत में। कौन करवाते हैं? सुधा के मायके वाले। अब यहां पर सुनवाई होती है, और सुनवाई के बाद में जिला अदालत ये कहती है कि भाई बिल्कुल सही बात है, सुधा की मौत जो है वो जलने से हुई, लेकिन इसको जलाया गया, इसकी हत्या हुई है। जिला अदालत ये कहता है कि ये सुधा है, सुधा की जो हत्या हुई है, इसलिए इन तीनों को, ये जो तीनों है, कौन कौन? लक्ष्मण कुमार, सुभाष और शकुंतला, इन तीनों को फांसी की सजा दी जाती है। इन तीनों को फांसी की सजा होती है। कहां पर? जिला अदालत में। देखिए अब अपीलीय व्यवस्था कैसे होती है। अब जैसे ही फांसी की सजा सुनाई गई, इन तीनों पे क्या प्रतिक्रिया होगी? लाजमी है, अगर किसी को, अगर आप मुझे कहो कि सर आपको आज फांसी दी जाएगी आज, तो क्या मैं खुश हो जाऊंगा? क्या कि राजी हो जाऊंगा? वाह, लाओ मुझे मालाएं पहनाओ, मुझे फांसी हो रही है, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड। नहीं। अब इन तीनों ने क्या किया कि कोई बात नहीं, आपने तो फांसी की सजा सुना दी, लेकिन हम बेकसूर हैं, हम ऊपर जाएंगे। ऊपर मीन्स वहां ऊपर नहीं, हाई कोर्ट में जाएंगे। इन्होंने कहा कि हम हाई कोर्ट में जाएंगे, और इनके जो वकील थे उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील दी, उच्च न्यायालय में मुकदमा ले गए। हम पढ़ रहे हैं अपील की व्यवस्था कैसे काम करती है। अपील की व्यवस्था, सुधा के केस में जब उसकी मौत होती है
तो पहले जब उसके मायके वाला केस दर्ज करवाते हैं जिला अदालत में, जिला अदालत कहती है कि बिल्कुल सही बात है, जो साक्ष्य है, जो गवाह है, जो सबूत है, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं सुधा की हत्या हुई थी, इसलिए इन तीनों को फांसी दी जाए। अब आगे बढ़ते हैं, लिखिए इसको। अब देखिए मामला पहुंचा उच्च न्यायालय में। सुधा के ससुराल वालों ने नवंबर 1983 में, याद रखना आप, नवंबर 1983 में जिला अदालत के फैसले के विरुद्ध, जिला अदालत ने कहा था कि तीनों को फांसी दी जाए, तो जिला अदालत के फैसले के विरुद्ध हाईकोर्ट में, उच्च न्यायालय में अपील की। फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की, याद रखना आप इसको। किस किस ने उच्च न्यायालय में अपील की? तीनों लोग थे, सास शकुंतला, पति लक्ष्मण और जेठ सुभाष चंद्र। जेठ पति का बड़ा भाई। हिंदी के अगर महीनों के नाम याद हो आपको, चैत्र, वैशाख, फिर जेठ, वो हिंदी का एक महीना भी होता है, ध्यान रखना। कई बार हम पढ़ते हैं जेठ की दोपहरी में, अगर आपने कहीं पढ़ा और ये आपको कि सर ये तो आपने जेठ वो बताया था, तो अपने जो कान और है ना, तो सारा जो मस्तिष्क को थोड़ा विस्तार से इसको देखना है। छोड़िए, आगे चलते हैं। अब इन्होंने जिला अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील कर दिया। अब उच्च न्यायालय में क्या होता है देखो, उच्च न्यायालय ने साक्ष्यों, मतलब जो सबूत थे वह गवाहों के आधार पर, साक्ष्य व गवाहों के आधार पर निर्णय को पलट दिया। देखिए कितना, मतलब आप अपील व्यवस्था को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे इसको। साक्ष्य और गवाहों के आधार पर जिला अदालत के फैसले को पलटा, जिला अदालत के फैसले से विपरीत निर्णय दिया। और उस निर्णय में क्या था? विपरीत निर्णय दिया। और वो निर्णय क्या था कि तीनों बेकसूर है। उसमें कहा उन्होंने सुधा की मौत दुर्घटना थी, सबसे पहला एक्सीडेंट था, वो कोई सोची समझी चाल नहीं थी। सुधा की मौत एक दुर्घटना थी, इसलिए दुर्घटना थी। दूसरा, इसलिए मैं वापस नाम नहीं लिखूंगा, उसकी सास को शकुंतला को, उसके पति लक्ष्मण कुमार को और उसके जेठ को बरी किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। याद रखना, बरी करना, छोड़ देना, बरी किया जाता है। देख लो तो ये डिसीजन विपरीत आया कि नहीं आया? भाई जिला अदालत ने कहा था फांसी दे दो, लोग हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट ने कहा नहीं फांसी नहीं, बिल्कुल छोड़ दो सबको। नवंबर 1983 में जिला अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की गई, लेकिन उच्च न्यायालय ने जब साक्षी और गवाहों को सब देखा तो अपना अलग डिसीजन दिया जो जिला अदालत के फैसले के खिलाफ था। अब इसमें आपको दो बिंदु याद रखने। हाईकोर्ट ने कहा कि भाई सुधा की जो मौत है वो एक दुर्घटना थी और उसके सास, उसके पति और जेठ तो तीनों बेकसूर हैं, कुछ नहीं किया बेचारों ने, इसलिए तीनों को छोड़ दिया जाए, बाइज्जत बरी किया जाए। अब तीनों खुश हो गए, देखो हमने कहा था ना, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन फिल्म अभी बाकी है दोस्तों, फिल्म बाकी है, फिल्म जाएगी सीधे सुप्रीम कोर्ट। अब एक संस्था थी विमेन लॉयर्स की, महिलाओं के लिए काम करती, उसने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमारे पास माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खुले हैं, हम वहां जाएंगे। भाई साहब अपील की गई सुप्रीम कोर्ट में, क्या हुआ लिखिए इसको, फिर मैं आपको बताता हूं। चलो बेटा सुप्रीम कोर्ट चलते हैं। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। एक संस्था इंडियन फेडरेशन ऑफ विमेन लॉयर्स, इसने कहा कि नहीं, मामला तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध। हम पढ़ रहे हैं अपीली व्यवस्था। तो उच्च न्यायालय के फैसले, जिसके अंदर तीनों को बरी कर दिया था, उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई, जो कि भारत का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है, मैंने आपको पहले बताया था। उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई, सर्वोच्च न्यायालय में अपील हुई। अब सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल इससे अलग डिसीजन दिया है ना।
1985 में 1985 में, देखिए केस 1983 से था, 1985 में मुकदमे पर सुनवाई शुरू हुई। 1985 में मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई और सुनवाई पूरी चली, सारे साक्ष्य देखे गए, गवाह देखे गए, और जो रिजल्ट निकल करके आया मित्रों, रिजल्ट निकल करके आया बेटा, वो बिल्कुल हाईकोर्ट से अलग था। अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय क्या दिया, देखिए, जो गवाह थे और सबूत थे, गवाहों सबूतों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, आधार पर यह निर्णय हुआ। क्या निर्णय हुआ, देखिए, आपको तीनों के निर्णय याद रखने, ध्यान रखना। यह निर्णय हुआ, सबसे पहला, सुधा की मौत दुर्घटना नहीं थी। भाई हाईकोर्ट ने कहा था कि यह एक्सीडेंट था, दुर्घटना थी, इसने कहा कि दुर्घटना नहीं थी। सुधा की मौत दुर्घटना नहीं थी, उसकी हत्या हुई थी, उसकी हत्या हुई थी, और हत्या में तीनों लोग शामिल थे। लेकिन जो फैसला सुनाया गया उसमें बड़ा वेरिएशन था। सुधा की मौत दुर्घटना नहीं थी, उसकी हत्या हुई थी। दूसरा, उसके पति लक्ष्मण कुमार और सास शकुंतला, पति और सास को उम्र कैद हुई। पति और सास को उम्र कैद दी जाती है, ताउम्र है ना, आजीवन कारावास। और जो तीसरा जो निकल करके आया कि उसका जो जेठ है सुभाष चंद्र, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो जेठ को सबूत के अभाव में, जेठ को सबूतों के अभाव में बरी किया जाता है। जेठ को सबूतों के अभाव में बरी किया जाता है। यह डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जहां पर इंडियन फेडरेशन ऑफ विमेन लॉयर्स की जो संस्था थी, उसने सुप्रीम कोर्ट में फैसले वो केस को ले गई थी। अब यहां पर हमने तीनों लेयर देखी। जिला अदालत ने कहा कि फांसी दे दो, हाई कोर्ट ने कहा कि भाई छोड़ दो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, न तो फांसी देनी है न छोड़ना है, दो को उम्र कैद देंगे हम, जबकि जेठ के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए उसको हम छोड़ रहे हैं। यह है यहां की अपीलीय व्यवस्था, जो हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते डिसीजन कैसे चेंज हो गए। आपको ये सब ध्यान में रखना है। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई। ये संस्था का आपको नाम याद रखना है, इंडियन फेडरेशन ऑफ विमेन लॉयर्स। 1985 में मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। गवाह और सबूत के आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। सबसे पहला, सुधा की मौत दुर्घटना नहीं थी, उसकी हत्या हुई थी, उसको मारा गया था। किसने मारा था, उसके पति और सास ने उसको मारा था, इसलिए उसको उम्र कैद। जेठ के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, उसको छोड़ दिया जाए। अपीलीय व्यवस्था है, तीनों का डिसीजन आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछ सकते हैं जिला अदालत ने क्या कहा, उच्च न्यायालय ने क्या कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, तीनों का आपको लिस्ट बनानी है। अपीलीय व्यवस्था वाला टॉपिक यहां पे समाप्त होता है। अब हम देखेंगे कानून की जो शाखाएं हैं, दीवानी और फौजदारी अदालतें क्या होती है, कैसे काम करती है, कौन कौन से मुकदमे दीवानी में जाएंगे, कौन से फौजदारी में जाएंगे। लिखिए इसको, फिर हम अगले वीडियो में इसको आगे बढ़ाते हैं।